हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फैराडे रो, लेंज रूल और मोशनल ईएमएफ। बहुत सारी चीजें, सेल्फ इंडक्शन डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से, एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक प्रेशर, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में दो चीजें बचती हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और साथ में जो बचता है एलआर सर्किट और सेल्फ इंडक्ट वो एडी करंट। ठीक है, तो वो अगली क्लास में देखेंगे। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन देखेंगे। तो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? देखो, आप एक बार आपको पहले ये समझना होगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन था किसी कॉइल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने ही करंट के वेरिएशन का अपोज करती है। पता है आपको? आज हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता है बच्चों, जैसे मान लो ये कॉइल, ठीक है, एक करंट, एक कोई कॉइल है, ठीक, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। देखो कहीं सोर्स तो नहीं लगा हुआ ना, बैटरी नहीं लगी हुई। इसके पड़ोस में एक कॉइल है। मैंने पहले समझाया भी था आपको वैसे कि सेल्फ इंडक्शन अपने आप से परेशान, म्यूचुअल इंडक्शन पड़ोसी से परेशान, ठीक है, या पड़ोसन से परेशान, ऐसा कुछ है। देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ईएमएफ की बैटरी लगाऊं, उसमें करंट जा रहा हो, I2 लिख लिया मैंने उस करंट का नाम। तो इस कॉइल की वजह से यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगे, जाएंगे ना। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस कॉइल से फ्लक्स गुजरेगा। ये जो फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, ये जो फ्लक्स होगा ये वेरिएबल नहीं होगा। अगर ये करंट वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल फ्लक्स हुआ। अच्छा, जब जब किसी कॉइल से वेरिएबल फ्लक्स होता है तो वो अपोज करती है, तो ये तो अपोज करेगी आज। लेकिन किस कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर रही है? ये नेबरिंग कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर रही है। ठीक है, अंतर हुआ ना। सेल्फ इंडक्शन में अपने ही करंट के फ्लक्स का अपोज कर के चेंज होने का अपोज करती थी, आज नेबरिंग कॉइल के करंट के या फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर रही है ये। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होगा दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो प्रॉपर्टी जिससे ऐसा कर रही है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगी बच्चों, प्रॉपर म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by which it oppose the variation in current of neighboring coil, current of neighboring coil। ठीक है, करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल। देखो बच्चों, कितनी बात समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी देखते हैं। लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। देखो बच्चों, मैं यहाँ दो सिचुएशन दिखा रहा हूँ। जैसे एक कॉइल है ये, ठीक है, और इस कॉइल में बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा है, ये कॉइल C1 है। देखो, ठीक, ऐसे इसके नेबर में ये कॉइल है, ये करंट I2, ये C2, ठीक है। इसकी वजह से, इस वेरिएबल करंट की वजह से इसमें फ्लक्स पास होगा, नहीं होगा? है ना, फ्लक्स पास होगा। और अब भाई मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाता हूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, कुछ तो गुजर ही नहीं होंगी ना। इस कॉइल की वजह से, सेकंड कॉइल की वजह से कुछ तो फ्लक्स पास हो ही रहा है ना इससे। और जब ये करंट वेरिएबल होगा, जब सोर्स वेरिएबल ईएमएफ का है, तो ये करंट वेरिएबल, तो ये लाइनें भी वेरिएबल होंगी, कम ज्यादा होंगी। इसका मतलब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, है ना। बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी ही। अगर हम ऐसा करें कि इस बार कॉइल C1 में बैटरी लगा दें, ठीक है बच्चों, ऐसे लगा दें, ये I1 करंट है, इस बार C1 में लगाइए बैटरी, ठीक है, वेरिएबल सोर्स की। और C2 में कोई सोर्स नहीं है,
देखो C2 में गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक है बच्चों, C2 में गैल्वेनोमीटर लगा, ये C2। अब सोचो इस बार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सोर्स की वजह से करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो लाइन ऐसे जा रही होंगी, कुछ इस कॉइल से पास हो रही होंगी। तो जब ये करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हुआ, इसका मतलब ये लाइनें भी वेरिएबल हुई, तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो भी वेरिएबल हुआ, है ना। अब देखो इसका मतलब यहां पे भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा, है। तो लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहता है जैसे इस कॉइल में फ्लक्स लिंक इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, फ्लक्स लिंक इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू अ नेबरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल, ऐसा कुछ है ना, बिल्कुल ऐसे यहां पे फ्लक्स लिंक इन कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ कॉइल 1। भाई 2 में देख रहे हो फ्लक्स, और किसकी वजह से, नेबरिंग कॉइल की वजह से, तो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, नेबरिंग कॉइल जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बच्चों, एक कांस्टेंट आ जाएगा। भाई ऐसे मत पढ़ना इसको कि ये 1 2 है तो 12 लिख दिया, M12 नहीं है ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो 5 2 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, M21 I, ठीक है, M21 I1। तो M12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल C1 ड्यू टू C2, ठीक है, कॉइल 1 ड्यू टू C2, है ना। बिल्कुल ऐसे ही M21 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी एक बार थोड़ा ठहर के ना इसको समझना है दोबारा फिर, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन C2 ड्यू टू C, ठीक है। ये 2 मतलब कॉइल 2 में 1 की वजह से कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, ध्यान देना बच्चों। अब ये मेजर क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर द property of a coil by which it opposes the variation in current in neighboring coil, समझ रहे हो। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था कि वो प्रॉपर्टी होता था किसी कॉइल की जिससे वो अपने करंट के वेरिएशन का अपोज करता था, और यहां किसका अपोज कर रहा है, वेरिएशन इन करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल का अपोज होता है इससे, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आप लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय व्हिच इट अपोज द, it measure the property of a coil by which it oppose the variation in neighboring coil, variation in current of neighboring coil, क्लियर है अब आपको। अब देखो बच्चों अंतर समझ में आ गया सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का। अब ये भी बिल्कुल देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्केलर क्वांटिटी है, बहुत सारी किताब इसको कि अब कौन सी क्वांटिटी बोलती हैं, टेंसर क्वांटिटी, तो हम तो भाई एनसीईआरटी वाले हैं तो हम मान लेते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों इट इज ए स्केलर, अच्छा M12 और M21 क्या सेम हो गए, हाँ बच्चों M21 और M12 इक्वल हो, लेट मतलब ये कुछ ऐसे नहीं है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो M12 इक्वल टू M21 दैट इज M, लेट। अब देखो बच्चों अगर मैं कहूं M डिपेंड्स M इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और SI यूनिट इसकी बच्चों बिल्कुल वही है हेनरी, ठीक है, हेनरी से इसकी SI यूनिट है। अच्छा ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ बोथ कॉइल, दोनों कॉइल की ज्योमेट्री पे, साथ में मीडियम इनसाइड द कॉइल, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात बच्चों ये डिपेंड करता है कि कॉइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे रखी है। अब मान लो कॉइल ऐसा आमने सामने रखी है तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा। अब एक कॉइल यहाँ रखी है, दूसरी गाजियाबाद रखी है, एक दिल्ली रखी है, तो भाई दिल्ली गाजियाबाद में तो बहुत गैप है यार, तो वहां फ्लक्स लिंक नहीं करेगा ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो इंट्रैक्शन की एनर्जी है, तो कॉइल कैसे रखी है एक दूसरे के सामने इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
coils with respect to each other, ठीक है, to each other। समझ में आया बच्चों? कितनी बात समझ में आई? अब देखो, अब क्या, अब एक मिनट, अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बच्चों, क्या इसकी वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस होता होगा? हाँ। जब ये करंट वेरिएबल है तो यहाँ ईएमएफ भी तो वेरिएबल होगा नहीं, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही। तो ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो ईएमएफ क्या होगा इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मानते हो बच्चों? क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी M1I2 ऐसे लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस M12 DI2 बाय dt, ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर I2 कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। अगर करंट कांस्टेंट हो तो फिर तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं, उसकी वजह से ईएमएफ बिल्कुल ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस में था। जब करंट कांस्टेंट होता था तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता था, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे E21 माइनस D52 बाई dt, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ प्लस माइनस भी लिखा जाता है, मतलब भाई ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, आप भी लिख सकते हो ऐसा। अगर करंट बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो ये माइनस में बिहेव करेगा, करंट पॉजिटिव हुआ रेट तो, और अगर ये डिक्रीजिंग हुआ तो वैल्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस केस में ये हेल्प करेगा। करंट कम हो रहा है तो ये पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करेगा, बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। अब देखो माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह M21I1 माइनस M21 DI1 बाय, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर? अब देखो, अब इसका यहाँ एक कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, ठीक है, दो कॉइल है उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है, तो एक फॉर्मूला है जो हमारी बेसिक बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन इसका यूज हो जाता है बच्चों कई जगह। तो देखो क्या है, जैसे कि मान लो दो कॉइल हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2। एक बात और, बिना सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो सकता। अगर किसी दो कॉइल में किसी एक का भी सेल्फ इंडक्शन नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, मतलब वो अपने करंट के चेंज का अपोज नहीं करते, तो इसका मतलब वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन हो ही नहीं सकता। ये कुछ ऐसे है कि मान लो दो आदमी लड़ने वाले, इंटरेक्ट करना है उन्हें, दोस्ती करनी है, लड़ाई करनी है, और एक का मन है कि मैं ना लड़ूंगा ना दोस्ती करूंगा, तो यानी कि ना तो दोस्ती हो पाएगी ना लड़ाई हो पाएगी, समझ रहे हो? तो दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है बच्चों K√L1 L2 ऐसे। अगर दो कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 दे रखे हैं तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन ये होगा। ये तो बात सही है कि L1 L2 पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये K क्या है? तो K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कपलिंग फैक्टर, क्लियर है? और K इक्वल टू 1 होता है बच्चों, इसका मतलब है टाइट कपलिंग। मतलब ये क्या है सर? कपलिंग मतलब जैसे कॉइल ऐसे रखी हो कि मैक्सिमम फ्लक्स उनका आपस में लिंक कर रहा हो। जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी कॉइल चढ़ा दी हमने ऐसे, तो जो भी करंट पास होगा इससे, वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरी कॉइल से पास होगा नहीं होगा। तो ये टाइट कपलिंग है। लूज कपलिंग क्या होती है? एक कॉइल ऐसे, दूसरी कॉइल यहां रखी है, तो मान लो इससे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो बच्चों जरूरी नहीं है कि सारी लाइन इससे पास हो जाए, तो इसे बोलते हैं लूज कपलिंग, ठीक है। इस केस में कॉइल कम इंटरेक्ट कर पाएंगे, कम म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो, तो टाइट कपलिंग में मतलब मैक्सिमम एक दूसरे का फ्लक्स लिंक हो, और वैसे क्या होगा बच्चों? ये होगा लूज कपलिंग, ठीक है। K1 और 0 के बीच में होगा, क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन। मुझे बताओ, ये चार केस हैं, दो कॉइल हैं, एक बार ऐसे रखी है, दूसरे केस में ये ऐसे रखी है, तीसरे केस में ये ऐसे रखी है, चौथे केस में ये ऐसे रखी है,
कौन केस में सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस है इनके बीच में, कब ये सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के करंट के वेरिएशन का अपोज करेंगे? तो आपका आंसर आया होगा ये, नहीं, आपका आंसर आना चाहिए ये। देखो बच्चों, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा ना, मान लो किसी एक में करंट भेज देते हैं, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना लिंक होगा, अगर मान लो तुम इसमें करंट भेजते हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, तो पास ही नहीं हो रहा उससे, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंक यहाँ हो रहा है, तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बीच में। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। देखो बच्चों, दो कॉइल दे दी आपको और पूछा है कि उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन बताओ। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो ये है, जैसे ये कॉइल हुई है ना, और यहाँ इसके सेंटर पे एक छोटी कॉइल, इसका रेडियस आर है बच्चों, इसका कैपिटल आर इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल। ठीक है, आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन बताओ। आर इज वेरी वेरी लेस देन आर क्यों दे रखा है, देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमने सोचा कि यार इसमें करंट मान लेते हैं, इस कॉइल का नाम C2 रख लेते हैं, अंदर वाली कॉइल का C1, और इसमें करंट I2 मान। अब जरूरी नहीं होता बच्चों कि दोनों में करंट किसी एक में हो, दोनों में भी हो सकता है उस टाइम करंट, लेकिन हम अब इसकी वजह से देख रहे हैं। अब इसकी वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ C1 कॉइल के पास अंदर की तरफ होगा कैसे, है ना, लेकिन हमें कौन से फ्लक्स देखना है, इस वाली कॉइल से फ्लक्स लिंक देखना है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है ना, तो फ्लक्स लिंक इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, है ना, ऐसे लिखते हैं ना बच्चों। देखो कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2 इनटू एरिया ऑफ कॉइल 1, यही तो होगा। और एंगल तो जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया। समझ रहे हो, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2 पता कर रहे हैं हम, इस छोटी वाली कॉइल में कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो बाहर वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी। अब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का हमने सेंटर के आसपास पढ़ा है, कितना होता है भाई किसी कॉइल, U0I/2R, लेकिन वो तो सेंटर पे होता है, यहाँ हर जगह तो अलग होगा। लेकिन उसने हिंट दिया हमें कि बेटा ये कॉइल ना बहुत छोटी है, इसका रेडियस बहुत स्मॉल है। अगर रेडियस स्मॉल है तो इसके आसपास हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, नियरली इक्वल होगा ना, सेंटर वाला ही। तो हम इसमें पूरे में ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड μ0I2/2 इनटू एरिया πr²। ठीक है, तो φ12 इक्वल μ0πr²/2r इनटू I2। समझ रहे हो बच्चों, ऐसे लिख सकते हो। और हमने पढ़ रखा है बच्चों φ12 इक्वल टू m12 I2। देख लो, φ12 इक्वल टू m12 by comparing m12 इक्वल μ0πr²/2। ये लॉ पढ़ के आए थे ना, और यही हम, अब आप कहोगे सर अगर इससे इसमें पता करना हो, तो हम ये पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको, 1 इक्वल टू m12 एंड दैट इज m। ठीक है, तो यही m है, और ये कितना है बच्चों, μ0πr²/2। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास में जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, तो वहां जब कंपेयर कर रहा था तो आई आ गया था। ठीक है, लेकिन वो वीडियो में लिखा हुआ है, वीडियो में यहाँ एरर है, आप पहचान लेना उसको। आज गलती नहीं करेंगे, वहां थोड़ा गलती हो गई थी कि कंपेयर करके आई मल्टीप्लाई में लिख दिया था सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी बच्चों, ऐसा हो जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया इन दो कॉइल के बीच में। ठीक है, रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अगर इसके अंदर करंट लेते हो तो थोड़ा ये कैलकुलेशन में मुश्किल सा हो जाता है समझना इसको, तो ज्यादा बेटर होता है यही जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है फिर, अगर आप इसमें करंट लोगे तो इसके सेंटर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझ रहे हो बच्चों। इसके इसमें कंफ्यूजन आ जाता है समझने में कि अगर इसके अंदर करंट लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हर पॉइंट पे अलग होगा ना, समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए ज्यादा बेटर होता है कि हम फिर हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, और सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर के रीजन में ये मान लेते हैं कि जो यहाँ रेडियस आर पे है।
तो उससे ज्यादा बेटर होता है कि हमेशा जब भी ये क्वेश्चन मिले आप हमेशा आउटर रिंग में करंट लो, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं फंसोगे। और हमें पता है M12 इक्वल टू M21। सर कैसे पता है, आपने बताया तो है नहीं, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल या कोएक्सियल कॉइल। देखो बच्चों, ये दो कोएक्सियल कॉइल, ठीक है, ये करंट C1 है, इसका रेडियस R1 है बच्चों, और टर्न डेंसिटी अभी लिख लेंगे हम इसकी। देखो दूसरी कॉइल बच्चों यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस कॉइल को C2 मान लेते हैं। इसका रेडियस कितना होगा बच्चों? R2, ठीक है, R2, और इसका रेडियस R1। समझ में आया बच्चों? ठीक, लेंथ स्मॉल है, ठीक, N1 टर्न डेंसिटी ऑफ C1, ये सब वर्ड पता होने चाहिए। और N2 क्या होगा? टर्न डेंसिटी ऑफ C2, ठीक है। स्मॉल लेंथ नहीं है, मतलब ये गलत है, इसे लिखना लेंथ। ये लेंथ है कि यहाँ इतने कॉमन लेंथ है इनके बीच की, ठीक है, मतलब जितने में ये कॉमन इंटरसेक्शन है। आपको पहले M12 फाइंड कर लेते हैं हम, फिर M21 कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो जैसे हमने इसमें करंट भेज दिया I1, तो I1 की वजह से बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम तो लॉन्ग सोलेनोइड मान रहे हैं ना, केवल इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड B1 बताया था, म्यू नॉट N1 I1, ये तो क्लियर है आपको। तो इसकी वजह से करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना। हम M21 कैलकुलेट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 ड्यू टू 1। मतलब क्या होता है इसका, ये भी तो सोच लो एक बार, कि सेकंड कॉइल पहली कॉइल के करंट के चेंज होने का कितना अपोज कर रही है, ठीक है। अब देखो B1 लिख लिया हमने, तो फाइव ऐसे 5 to 1 है ना। एक मिनट बच्चों, ऐसे लिखते हैं, प्लग्स इन वन टर्न ऑफ कॉइल C2। एक टर्न से कितना फ्लक्स होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब एरिया कितना होगा बच्चों, ये सोचो। एक बात देखो, अगर इधर से कोई देख रहा हो इसे, बच्चों थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात, इधर से देख रहा हो तो उसको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये R1 और ये R2। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है? केवल केवल इसमें ही तो है ना। वो अलग बात है कि आपको पूरे कॉइल में देखना है, बाहर वाली कॉइल में देखना है, लेकिन फ्लक्स है ही इतने एरिया में, तो आपको कितना एरिया मल्टीप्लाई करना है? पाई R1 स्क्वायर। आप ध्यान देना, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कॉइल 2 से देख रहे हो तो R2 लिखो, लेकिन नहीं, यहाँ इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया क्या लिया जाएगा? इस वाली कॉइल का अंदर। अच्छा, इतना समझ में आया। और फ्लक्स इन जितने भी टोटल टर्न ऑफ C2 कितना हो जाएगा बच्चों? कितने टर्न है उसमें? N2 इंटू L। समझ रहे हो भाई, इतनी बात। इसको क्या लिखेंगे? 5 to 1 N2L। V1 कितना होगा बच्चों? म्यू नॉट N1 I1 बाई R1। ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 बाई R1 स्क्वायर L इंटू I1, ठीक है। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से। अब समझ रहे हो भाई? सिमिलरली 5 to 1, ये म्यू 5 to 1 आ गया। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ रखा है भाई, हमने तो लॉ ऑफ फैराडे समझ रखा है कि भाई जो भी होता है उसका अपोज होता है। तो 5 to 1 हमने भी पढ़ा M21 I1 बाय कंपेयरिंग, कितना आएगा बच्चों? बोलो। M21 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ये आएगा।
ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 2 है ड्यू टू 1 है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ सर, M12 भी प्रूफ करो, तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ किया जा सकता है। मैं इसको यहाँ प्रूफ करूंगा इस साइड। अब मान लो आपने ये लिख लिया, ठीक है, पहले आप इसका फोटो वोटो ले लो जो आपको फोटो लेना है, ठीक। अब मैं इसी को चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें करंट भेजते हैं I2, ठीक है, I2 हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पूरे रीजन में होगा ऐसे, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 टू I2 है ना, इस पूरी रीजन में। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन C1 पता करना हो तो ये B2 और एरिया कितना होगा। अब आपको लगेगा सर R इन C1 लिखना है तो R1 लिखो। देखो यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ अंदर इस वाली कॉइल से पता करना है तो अभी भी तो एरिया पाई R स्क्वायर ही है ना, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं, हमें तो इतने से मतलब है, तो यहाँ पाई R1 ही रहेगा, ठीक है। और जब कॉइल 1 के टोटल टर्न जो इफेक्टिव टर्न है जो इसमें कंटेन है इतने लेंथ में, बस सर बाहर वाला क्यों नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर बाहर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ऊपर वाली में, तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बस इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे। तो यहाँ पे लेंथ N1L, ठीक है, और ये B2। तो देखो ये N1, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, ये N1 हो गया, ये N2, ये I2 ऐसे, और ये 512, ठीक है, ये I2 आ जाएगा। जब आप कंपेयर करोगे 512 तो M12, ये पूरा M12 है नहीं, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और ये तो सेम आ गया। तो हेंस प्रूफ न्यूटन थर्ड लॉ की तरह प्रूफ हो गया। ये कॉइल उसका उतना ही अपोज करेगी उसके करंट के चेंज होने का जितना ये दूसरी कॉइल इस पहली वाली के करंट के चेंज होने का अपोज कर रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए तो देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये करंट इस वायर में, ये ए, ये बी, ये एल, ठीक है बच्चों। सोचो क्वेश्चन दे रखा है कि लॉन्ग वायर है, मतलब करंट भी नहीं दे रखा है, करंट तो हमने बाद में मानना है। इस कॉइल के और वायर के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना हमने सेल्फ इंडक्टेंस के, तो यहाँ ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बच्चों इसमें यही करना होता है कि जो इजी पार्ट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो इजीली, उससे फाइंड करके फ्लक्स पता कर लो। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। वैसे हमने क्या काम किया, इस कॉइल में करंट पता, इस वायर में करंट पता कर लेते हैं, और ये कॉइल में फ्लक्स गुजरेगा एक्स, देखो इस रीजन इस कॉइल में, और ये करंट हम कहेंगे कि भाई बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल करंट है, इसकी वजह से फ्लक्स यहाँ बढ़ेगा, तो ये ऐसा करंट पैदा करेगा कि इस फ्लक्स का अपोज करे फैराडे रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि फ्लक्स का अपोज क्यों हो रहा है, फैराडे लॉ लग रहा है बच्चों, यहाँ जो वजह से फ्लक्स पैदा हो रहा है उसी का अपोज किया जा रहा है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करनी जा रही है। तो यहाँ ये बढ़ेगा तो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो सोचो, तो पहले यहाँ फ्लक्स पता कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल पहले हम तो ये रट चुके हैं, आप ऐसे एक एलिमेंट लेंगे dx थिकनेस का, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बच्चों, और फ्लक्स है ना लिखेंगे BDA cos 0। बी कितना होगा, लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई x, और एरिया कितना होगा बच्चों इसका L इंटू डी एक्स, ठीक है, म्यू नॉट आई L अपॉन 2 पाई, समझ रहे हो बच्चों, गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x और log 1 अपॉन x dx। अब सोचो बच्चों यहाँ x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पे x a होगा, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक करना है इंटीग्रेशन a टू b, ऐसे लिखेंगे। अब देखो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ ओ, ये a से a प्लस बी होगा, ये b यहाँ तक लिखा, तो a से a प्लस बी लॉग x और a टू a प्लस बी, तो लिमिट पहले x रखोगे a प्लस बी माइनस लॉग a रखोगे, भाई क्या आ जाएगा 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन। ये क्वेश्चन में देख लेना बच्चों, ये b यहाँ तक दे रखा है या ऐसे दे रखा है, ठीक है। अभी फ्लक्स आ गया और हमें पता है कि फ्लक्स होता है मास, ओ मास बोल रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इक्वल टू ये
तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी अपॉन ए। क्लियर है? तो ऐसे इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ठीक है, और भी कोई शेप हो सकती है ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब जैसे देखो, अगर इसकी बजाय यहाँ क्या होता है बच्चों, जैसे हमने कल किया था, इसके चारों तरफ ऐसे एक टोरॉइड होता, ऐसी कुछ शेप में, ऐसे समझ सकते हो बच्चों, ऐसे उसका 3D मतलब टोरॉइड से घिरा होता है, मतलब एक वायर ऐसी टोरॉइड से घिरा हुआ है। समझ सकते हो बच्चों, ऐसे। तो तुम्हें क्या करना था उसमें, बिल्कुल सेम यही, बस यहाँ क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, भाई वायर में तो इसमें तो टर्न होंगे ना ऐसे, इसमें तो एक ही कॉइल है, ये तो बहुत सारे कॉइल के टर्न होंगे, तो एक क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स फाइंड करके, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में करा था, फ्लक्स फाइंड करके उसमें नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई होने थे टोरॉइड के, बस डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे, फाई इक्वल टू एम आई से कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, अब एक बात और सोचो बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मान लो ये कोई कॉइल है, ठीक है, इंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके पड़ोस में, अब ये आई ई वन है, और किसकी वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस की, अब यहाँ कोई दूसरी कॉइल है, इसमें करंट आई टू जा रहा है ऐसे, इधर भी, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन भी तो होगा बच्चों, तो यहाँ दूसरा ईएमएफ नहीं होगा इसमें, इसकी वजह से करंट आया, तो प्लस माइनस एम डी आई टू बाई डी। ठीक है, ये इस कॉइल के लिए नेट ईएमएफ इन कॉइल वन, एक तो सेल्फ इंडक्शन का और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन का, और म्यूचुअल इंडक्शन में करंट किसका लिया, टू का। बिल्कुल ऐसे मैं आपसे कहूं कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेल्फ इंडक्शन की वजह से, तो एक तो अपना इसका L2 di1 बाय dt, समझ रहे हो? ओ सॉरी, एक मिनट, ये L1 ये di1, थोड़ा यहाँ ठीक करेंगे, ये L2 ये di2, भाई सेल्फ इंडक्शन तो अपने ही करंट पे डिपेंड करता है ना, तो सेल्फ इंडक्शन और ये म्यूचुअल इंडक्शन इनके बीच का। अब यहाँ पे इसमें, तो इसका अपना सेल्फ इंडक्शन से ईएमएफ प्लस माइनस जो भी होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन कौन सी कॉइल से होगा, इससे, तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस M12 M21 di1 बाय dt। मतलब इसमें जब म्यूचुअल नेट ईएमएफ इंड्यूस देखना है, इस कॉइल का करंट देखना है बच्चों। ठीक है, नेबरिंग कॉइल का देखते हैं ना म्यूचुअल इंडक्शन में, तो ये इसमें नेट ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ये इस कॉइल, अगर ये आपस में कनेक्ट हो तो नेट इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, रश्मि खरेडी सब में दे रखा है, तो उसको करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होंगे, ये देखो, जैसे हमारे पास दो कॉइल है बच्चों, ठीक है, ये दो कॉइल इस तरीके से हैं, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और ये L2, और इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है M। लेकिन ये कुछ इस तरीके से हैं कि इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का, जैसे इसका भी इस डायरेक्शन में है और इसका भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का करंट इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में मान लिया। ठीक है, और करंट हमने मान लिया I, तो हमसे इस टाइम पूछा जा रहा है नेट इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बताओ। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी और सेल्फ इंडक्टेंस भी, तो देखो बच्चों, इस केस में नेट ईएमएफ E1 प्लस E2, E1 इस वाले में और इसमें E2, इस पूरी सिस्टम में करंट देख रहे हैं हम। ठीक है, इस पूरे कॉइल में दोनों का ईएमएफ जोड़ने जा रहे हैं, तो वही तो नेट ईएमएफ होगा। अब मुझे बताओ इस कॉइल में इसका ईएमएफ कितना होगा, तो माइनस L1 di बाई dt। ठीक है, और साथ में इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो माइनस M di बाई dt। ठीक है, अच्छा, प्लस अब इस वाले का ईएमएफ नेट, ये E2, ये तो E1 था पूरा, इसका भी तो होगा। मुझे आ रहा है बच्चों, हम यहाँ नेट हम ईएमएफ देखने जा रहे हैं, दो कॉइल है हमारे पास, दो कॉइल देके हमसे, अभी तक आपने बिना म्यूचुअल इंडक्शन के सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था L1 प्लस L2, लेकिन अगर दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी हो तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे लिखा जाता है, तो ये पहला केस है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो माइनस L2 di बाई dt
है ना, देख लो, एक तो इसका अपना और माइनस एम डी आई बाई डी टी। अच्छा यहाँ ये है कि ये साइन का रूल सेम क्यों है, तो देखो अगर करंट बढ़ रहा हो तो दोनों में करंट बढ़ रहा होगा, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, तो ये अपने करंट का चेंज करेगा और साथ में उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिंक करेगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो वो भी अपोज करेगा तो माइनस। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में आ रहा होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ठीक, समझ रहे बच्चों। अब देखो ये हो जाएगा माइनस एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी, ये माइनस माइनस टू एम डी आई बाई डी टी। आप चाहते हो इसको एक से रिप्लेस करें, एक इंडक्टर से, ठीक है, एल से, करंट सेम जाए, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी हो और सेल्फ इंडक्टेंस भी हो, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखना एल कितना आ गया, डी आई बाई डी टी कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, एल वन प्लस एल टू प्लस टू एल। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आ गया जब दो कॉइल सीरीज में लगी है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम एन के बीच में। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो जाए तो देखना एल वन प्लस एल टू, तो हम पढ़ के ही आए थे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो कि इनके करंट अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से हो, जैसे यहाँ ऐसे करके दिखा दिया जाता है, करंट इस तरीके से है इनके कि इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन गए, मतलब जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे और उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हालांकि क्या सेम है, करंट सेम, करंट की वैल्यू सेम। ठीक है, ये सेकंड केस। अब क्या होगा तो देखो, अब जैसे हमें नेट ईएमएफ लिखना है E1 प्लस E2, इस वाले में नेट ईएमएफ E1 है तो माइनस एल डी आई डी आई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, और माइनस, अब देखो अगर ये करंट बढ़ रहा है तो उधर से अपोज नहीं हो रहा, उधर से भी बढ़ के आ रहा होगा तो उल्टा, तो ये तो हेल्प कर रहा है, मान लो ये अपोज कर रहा है, लेकिन वो इसको कम करने की कोशिश कर रहा है तो बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी ये वाली कॉइल, तो एम डी आई बाई डी टी। प्लस क्यों आया, गौर करो बच्चे इस बात पे। इस करंट को मान लो आप बढ़ा रहे हो, भाई कोई एक ही बात होगी, या तो बढ़ेगा या घटेगा, और दोनों में बढ़ेगा या घटेगा। अगर इस कॉइल के करंट को बढ़ा रहे हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए ईएमएफ माइनस होगा, लेकिन उसका करंट फ्लक्स इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, तो इसका मतलब उसे अपोज करने के लिए तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो ये तो हेल्प करेगा, तो यहाँ प्लस आ गया। बिल्कुल ऐसे ही प्लस E2, इस वाले का ईएमएफ तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे भी उल्टा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है और अगर करंट बढ़ रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आ रहा है इसके, इसके बढ़ने का अपोज तो यहाँ से हो गया, वो तो हेल्प करेगा ना इसको, तो ये प्लस एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो आप चाहते हो कि इसका इक्विवेलेंट लिखा जाए, एल इक्विवेलेंट है ना, एल ही लिख देते हैं करंट से, तो क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखना डी आई टी बाई डी टी से डी आई बाई डी टी कट गया, एल इक्वल माइनस कट जाएगा, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम। ये इनके बीच में सेल्फ इंडक्टेंस आ गया कि अगर दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आज की इस क्लास मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरा पढ़ाया। एक बार म्यूचुअल इंडक्शन को दोबारा समझो, क्या पढ़ा हमने म्यूचुअल इंडक्शन, किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो नेबरिंग कॉइल के करंट के चेंज होने का अपोज करती है, समझ रहे हो, फैराडे लॉ लग रहा है लेकिन नेबरिंग कॉइल का अपोज। और सेल्फ इंडक्शन में क्या था, अपने करंट के चेंज होने का अपोज। और यहाँ पे भी एक ईएमएफ बनता है जो कॉइल में इंड्यूस होता है ड्यू टू वेरिएशन इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, और उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये दो चार क्वेश्चन करे, हालांकि कुछ बुक्स में तो म्यूचुअल इंडक्शन दे भी नहीं रखा है जैसे यूनिवर्सिटी फिजिक्स और ये सब, है ना, लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा हमें दे रखा है और कंपटीशन में आ सकता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को आपके लिए एक मजेदार इन्फॉर्मेशन है, आप जैसे कोई भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई, चाहे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट जेई, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जब पढ़ते हैं तो डाउट होते हैं, अब डाउट है तो क्या कैसे सॉल्व करें। बच्चों अनअकैडमी जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं भी प्लस जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पढ़ाई कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरा कोड है उज्जवल के लाइव। अब मैं आपको बताता हूँ डाउट कैसे लेने हैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। देखो बच्चों, अगर जनरली जब आपके डाउट होते हैं तो भाई कोई भी टीचर से कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो डाउट अनगिनत होते हैं और सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते टीचर। और दूसरा, अगर हम गूगल से भी सर्च करते हैं डाउट को तो वहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ और सोल्यूशन कुछ और मिलता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, या कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जिस अगर हमें हिंदी में डाउट चाहिए तो हिंदी में नहीं मिलता, जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन बुक से देखते हो उनमें क्या प्रॉब्लम है,
कि वो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं होती, ठीक है। पेमेंट जो आपको बता के एक्सप्लेनेशन होती है वो अलग ही बात होती है। तो उस केस में आप अनअकैडमी के इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों, इस फीचर का। और ये हिंदी और इंग्लिश में वीडियो होती है, पूरा वीडियो सॉल्यूशन होता है। और एक टाइम पे आप कितने ही डाउट पूछ सकते हो बच्चों। डाउट पूछने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके फोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सबके फोन में होगा ही। इसमें एक आस्क अ डाउट फीचर होता है बच्चों। इस पे जाके टैप करेंगे आप, और यहाँ से जो भी डाउट है उसको या तो फोटो लेंगे आप उसका, या उसे क्रॉप कर गैलरी से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। गैलरी से अपलोड करने के बाद बच्चों अब आपका काम है उस क्वेश्चन को, फोटो को क्रॉप कर लो। एक बार में एक क्वेश्चन, एक बार में 10-10 क्वेश्चन नहीं, एक बार में एक क्वेश्चन भेजो। भेज कितने ही सकते हो। तो उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लिया, फिर सब्जेक्ट चूज करो कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चूज कर लिया, सब्जेक्ट चूज करने के बाद उसे भेज दो, सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको एक मजेदार बात बताता हूं आपको। 8 अप्रैल तक, 8 अप्रैल तक कोई भी, अगर आप डाउट पूछते, अगर 10 डाउट पूछ लेते हो आप, ठीक है, तो 10 डाउट पूछने पे आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 15 दिन का, जो अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, बशर्ते आपको 10 डाउट पूछने होंगे। हाँ, थोड़ा ध्यान देना है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां से आप जा सकते हो। दूसरा, उसमें आपको एक कोड की जरूरत होती है, टीचर्स कोड की, फैकल्टी कोड की, जिससे अनलॉक होता है। तो मेरा कोड है उज्जवल के लाइव, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। और ये 8 अप्रैल तक है, तो इसे इस्तेमाल करो। और प्लस सब्सक्रिप्शन देखो, वहां पे हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं बच्चों, क्रैश कोर्स चल रहा है, उसे एंजॉय करो। गुड लक बच्चों।